स्वागत है। आज हम कानून की किताबों के कुछ पन्नों को पलटेंगे जहां न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम नियम लिखे हैं। जी। हमारे हाथ में एक कानूनी दस्तावेज के कुछ अंश हैं। इनमें खास तौर पर कुछ अपराधों और उनकी सजाओं का जिक्र है, मतलब धारा 266 से लेकर 270 तक। हाँ। हमारा इरादा है इन धाराओं के पीछे छिपे तर्क और उनके असर को समझना। ये कानून सिर्फ बड़े मामलों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी अदालतों के कामकाज बिल्कुल और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल तो चलिए जरा इन कानूनी प्रावधानों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये धाराएं इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कानून कैसे समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए एक ढांचा तैयार करता है। ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं की शुचिता, उनकी पवित्रता और सार्वजनिक जीवन की सुगमता बनाए रखने के बारे में भी है। शुरुआत करते हैं धारा 266 से। ये उस स्थिति के बारे में है जब किसी की सजा कुछ शर्तों के साथ माफ या कम कर दी जाती है, लेकिन वो व्यक्ति उन शर्तों को ही तोड़ देता है। हाँ। ये सुनने में लगता है कि भाई भरोसे का उल्लंघन हुआ है। हाँ, इसे भरोसे का उल्लंघन ही कहा जा सकता है। बिल्कुल। इसे तकनीकी भाषा में सशर्त छूट या कंडीशनल रिमिशन कहते हैं। अच्छा। मान लीजिए कोई कैदी है, उसे उसके अच्छे व्यवहार या किसी और आधार पर सरकार या जो भी अथॉरिटी है जी। उसकी सजा पूरी होने से पहले कुछ शर्तों पर रिहा कर देती है। जैसे शर्त हो सकती है कि उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी या शायद किसी खास इलाके में नहीं जाना होगा। धारा 266 कहती है कि अगर वो व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर, तो उसकी सजा माफी रद्द हो जाएगी। उसे वापस जेल जाना होगा और अपनी जो मूल सजा थी उसका बचा हुआ हिस्सा काटना होगा। अच्छा। और अगर उसने सजा का कोई हिस्सा पहले काटा ही नहीं था, मान लीजिए रिहाई के तुरंत बाद शर्त तोड़ दी, तो उसे पूरी मूल सजा भुगतनी होगी। यानी ये रियायत एक जिम्मेदारी के साथ आती है। पर जानबूझकर उल्लंघन, इसे कैसे साबित किया जाता होगा? क्या अनजाने में हुई भूल पर भी यही लागू होता है? देखिए, कानून में ये जानबूझकर यानी नोइंगली शब्द का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पता था कि वो शर्त तोड़ रहा है। अब साबित करने का भार, वो बर्डन ऑफ प्रूफ, आमतौर पर प्रोसिक्यूशन पर होता है कि उल्लंघन जानबूझकर किया गया। ठीक है। हालांकि कई बार परिस्थितियां खुद ही इशारा कर देती हैं। ये प्रावधान इसलिए सख्त है ताकि सजा माफी की जो व्यवस्था है उसका मजाक न बने और लोग शर्तों को गंभीरता से लें। ये तो न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है ना? हाँ, ये बात तो समझ आती है। व्यवस्था की विश्वसनीयता तो जरूरी है। अच्छा, अब अगली धारा 267, ये हमें अदालत के कमरे के अंदर ले जाती है। जी। ये अदालती कार्यवाही के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी के अपमान या काम में रुकावट डालने से जुड़ी है। हाँ, ये धारा सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया के सम्मान और उसके सुचारू संचालन की रक्षा करती है। सोचिए जरा, अगर अदालत में जज या कोई और अधिकारी अपना काम कर रहा है और कोई व्यक्ति जानबूझकर उनका अपमान करे, उन्हें मान लीजिए गालियां दे या उनके काम में फिजिकली या किसी और तरह से बाधा डाले, तो न्याय कैसे हो पाएगा? सही बात है। धारा 267 ऐसे ही व्यवहार को दंडनीय बनाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक का, पब्लिक सर्वेंट का, जब वो किसी न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर काम कर रहा हो, जानबूझकर अपमान करता है या बाधा डालता है, तो उसे सजा हो सकती है। और सजा क्या है इसमें? क्या ये सिर्फ अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा ही है या कुछ अलग है? सजा के तौर पर 6 महीने तक की साधारण कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। अच्छा। और ये अदालत की अवमानना के कानून से थोड़ा अलग है। ये खास तौर पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान लोक सेवक के अपमान और बाधा पर फोकस करता है। इसका मकसद एकदम साफ है कि भाई अदालत की कार्यवाही बिना किसी डर, दबाव या अपमान के चलनी चाहिए। न्याय का माहौल शांत और गरिमामय होना जरूरी है। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ अपमान की बात नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया की अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी का सवाल है। सही कहा। इसी कड़ी में धारा 268 थोड़ी अलग लगती है। ये असेसर के रूप में गलत तरीके से चुने जाने या सेवा देने से संबंधित है। पहले तो ये समझना होगा कि असेसर होते कौन है। हाँ, ये टर्म शायद आजकल उतना सुनने में नहीं आता। असेसर कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में, खास तौर पे पुराने कानूनों में,
या कुछ खास तरह के ट्रायल्स में न्यायाधीश की मदद करने के लिए होते थे। अच्छा, जज की मदद के लिए। जी, वे जूरी मेंबर की तरह फैसला नहीं करते थे, लेकिन मामले के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको समझने में या कोई टेक्निकल पहलू है उस पर राय देने में न्यायाधीश की सहायता कर सकते थे। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती थी, इसलिए उनका निष्पक्ष और योग्य होना बहुत जरूरी था। ठीक है। धारा 26(8) इसी निष्पक्षता और योग्यता को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से, जैसे किसी और का नाम या पहचान इस्तेमाल करके, जिसे प्रतिरूपण या पर्सोनेशन कहते हैं, हाँ, या किसी भी और गलत तरीके से जानबूझकर खुद को ऐसे मामले में असेसर के तौर पर चुनवा लेता है या पैनल में शामिल करवा लेता है जिसमें वो कानूनी तौर पर योग्य नहीं है, मतलब धोखे से। हाँ, धोखे से, या फिर उसे पता है कि उसका चुनाव गैर कानूनी तरीके से हुआ है, फिर भी वो जानबूझकर असेसर के तौर पर काम करता है, तो वो दंड का भागी होगा। और सजा? उसे 2 साल तक की किसी भी तरह की कैद हो सकती है, साधारण या कठोर, या जुर्माना, या फिर दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई धोखे से इस भूमिका में आ जाए तो वो पूरी न्याय प्रक्रिया को ही दूषित कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति असेसर बन जाए जिसका उस मामले में कोई अपना इंटरेस्ट हो, या जो पक्षपाती हो, या जिसे तथ्यों की सही समझ ही ना हो, हाँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो न्यायाधीश को गलत दिशा में ले जा सकता है। इससे न्याय मिलने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। ये धारा ये पक्का करती है कि न्याय सहायता की भूमिका में केवल वही लोग हों जो कानूनी रूप से पात्र और निष्पक्ष हों। ये तो वाकई प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जो शायद हम ज्यादा सुनते या पढ़ते हैं, धारा 269। जी, ये जमानत यानी बेल या बॉन्ड पर रिहा होने के बाद अदालत में पेश न होने के बारे में है। ये तो काफी कॉमन लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है जिसका सामना अदालतें अक्सर करती हैं। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और फिर अदालत उसे कुछ शर्तों पर जमानत दे देती है, या वो खुद एक बॉन्ड भरता है कि जब भी बुलाया जाएगा हाजिर होगा। जी, धारा 269 कहती है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसे जमानत या बॉन्ड पर रिहा किया गया है, बिना किसी पर्याप्त कारण के, सफिशिएंट कॉज के, अदालत द्वारा तय की गई तारीख और समय पर पेश होने में फेल हो जाता है, तो उसे सजा हो सकती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्याप्त कारण था या नहीं, ये साबित करने का भार, वो ओनस ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर होगा जिसने पेश न होने का फैसला किया। ये पर्याप्त कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या उदाहरण हो सकते हैं और सजा क्या है? क्या ये मूल अपराध से अलग है? पर्याप्त कारण के उदाहरण हो सकते हैं जैसे अचानक कोई गंभीर बीमारी हो गई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, या कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसे टाला नहीं जा सकता था। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मैं भूल गया या मुझे देर हो गई, शायद ये पर्याप्त न माना जाए। अच्छा। और सजा के तौर पर ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की किसी भी प्रकार की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये 1 साल तक की कैद, डबल सजा हो सकती है एक तरह से। बिल्कुल। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है, उसे जमानत मिली, वो पेश नहीं हुआ, बाद में अगर वो चोरी का दोषी पाया जाता है तो उसे चोरी की सजा तो मिलेगी ही, साथ में अदालत में पेश न होने के लिए धारा 269 के तहत अलग से सजा भी मिल सकती है। और वो जमानत के पैसे या बॉन्ड का क्या होता है? वो जब्त हो जाता है। अच्छा सवाल है। ये धारा ये भी स्पष्ट करती है कि ये सजा अदालत की उस शक्ति को कम नहीं करती जिसके तहत वो जमानत बॉन्ड को जब्त यानी फोर्फिट कर सकती है। अच्छा, मतलब पैसे भी गए और सजा भी हो सकती है। हाँ, यानी अदालत सजा देने के साथ साथ या उसके बिना भी बॉन्ड की रकम जब्त करने का आदेश दे सकती है। ये जमानत व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए है कि भाई जमानत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी है। अदालत के बुलावे का सम्मान करना ही होगा। ये तो जमानत की शर्तों को काफी गंभीरता देता है। चलिए अब इस श्रृंखला की आखिरी धारा 270 पर आते हैं। सार्वजनिक उपद्रव यानी पब्लिक न्यूसेंस। ये तो ऐसा विषय लगता है जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन को छूता है। हाँ, बिल्कुल। इसे कानून कैसे परिभाषित करता है? आपने सही कहा, ये धारा आम आदमी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी है। सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा थोड़ी कह सकते हैं व्यापक है। कानून कहता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव का दोषी है अगर वो कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा काम करने से चूक जाता है जो उसे कानूनी तौर पर करना चाहिए था। इसे इल्लीगल ओमिशन कहते हैं। अच्छा, अवैध चूक। जी,
जिससे या तो आम जनता को, मतलब पब्लिक जनरली को, या फिर आसपास रहने वाले या संपत्ति पर कब्जा रखने वाले लोगों को, पीपल इन द विसिनिटी को, कोई सामान्य चोट, कॉमन इंजरी, खतरा, डेंजर या झुंझुलाहट, अनोयंस होती है। चोट, खतरा या झुंझलाहट। हाँ, इसमें वो काम भी शामिल हैं जिनसे उन लोगों को चोट, बाधा, खतरा या झुंझलाहट होना लाजमी है, जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार, पब्लिक राइट का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जैसे सड़क पर चलने का अधिकार, पार्क में जाने का अधिकार या साफ हवा में सांस लेने का अधिकार। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? और ये अवैध चूक वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? हाँ बिल्कुल, उदाहरण तो कई हो सकते हैं, जैसे रात भर बहुत तेज आवाज में संगीत बजाना जिससे पड़ोसियों की नींद खराब हो। हाँ, ये तो होता है। या सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ देना जिससे आने जाने वालों को खतरा हो। अपनी फैक्ट्री से जहरीला धुआं या गंदा पानी छोड़ना जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो। सार्वजनिक रास्ते पर इस तरह कब्जा कर लेना कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाए। ये सब पब्लिक न्यूसेंस के उदाहरण हैं। ठीक है। और अवैध चूक का मतलब है कोई ऐसा काम न करना जो कानूनन आपकी जिम्मेदारी थी। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बिल्डिंग को सुरक्षित हालत में रखे। हाँ। और वो ऐसा नहीं करता जिससे बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरकर राहगीरों को चोट पहुंचा सकता है, तो ये एक अवैध चूक के कारण हुआ सार्वजनिक उपद्रव हो सकता है। या जैसे किसी फैक्ट्री मालिक का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन न करना जिससे प्रदूषण फैले। समझ गया। इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी थी कि अगर उस काम से किसी को कुछ फायदा भी हो रहा हो तब भी क्या वो उपद्रव माना जाएगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत में भी स्पष्ट किया गया है। कानून कहता है कि ये कोई बचाव या एक्सक्यूज नहीं है कि जिस काम से उपद्रव हो रहा है उससे कुछ सुविधा या लाभ भी होता है। अच्छा। मान लीजिए कोई अपनी दुकान का सामान सड़क पर फैलाकर रखता है। हो सकता है उससे ग्राहकों को कुछ सुविधा होती हो, लेकिन आम रास्ता तो रुक जाता है ना। हाँ, बात तो सही है। तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि इससे ग्राहकों को फायदा है। या कोई कारखाना है जो बहुत शोर करता है लेकिन कुछ लोगों को रोजगार देता है। अगर उसका शोर या प्रदूषण सार्वजनिक उपद्रव की श्रेणी में आता है तो रोजगार देने का तर्क उसे इस धारा से नहीं बचा सकता। यहाँ मतलब व्यापक जनहित को व्यक्तिगत या समूह के लाभ पर तरजीह दी गई है। ये तो काफी व्यापक धारा है और आज के समय में शायद और भी प्रासंगिक हो गई है। बिल्कुल। तो इन पांचों धाराओं 2666 से 70 तक को हमने देखा। सजा माफी की शर्तों के उल्लंघन से लेकर अदालत के अपमान, असेसर की धोखाधड़ी, जमानत तोड़ना और सार्वजनिक उपद्रव तक। ये सब मिलकर हमें कानून और समाज के बारे में क्या बताते हैं? मतलब इनका निचोड़ क्या है? देखिए, ये 5 धाराएं हालांकि अलग अलग स्थितियों से निपटती हैं, पर ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। ये दिखाती हैं कि कानून सिर्फ बड़े अपराधों को ही नहीं देखता, जैसे हत्या, डकैती वगैरह, बल्कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जरूरी छोटी छोटी चीजें हैं उन पर भी ध्यान देता है। ये असल में आईपीसी के उस चैप्टर का हिस्सा है जिसका टाइटल है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता से संबंधित अपराध, मतलब ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, बिल्कुल। धारा 266 न्यायिक आदेशों और शर्तों के पालन पर जोर देती है। 267 न्याय प्रक्रिया की गरिमा और बिना रुकावट संचालन सुनिश्चित करती है। 268 न्यायिक प्रक्रिया में शामिल लोगों की ईमानदारी और योग्यता पर बल देती है। जी। 269 अदालत के प्रति जवाबदेही और जमानत व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखती है। और 270 वो आम लोगों के दैनिक जीवन में शांति, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। आपसी सह अस्तित्व मतलब कन्विवियंसिया को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कानून इन सभी स्तरों पर काम करता है। वाकई इन धाराओं ने हमें दिखाया कि कानून कैसे समाज के ताने बाने को बनाए रखने में भूमिका निभाता है, उन पहलुओं पर भी जिन पर शायद हम रोज ध्यान नहीं देते। उम्मीद है इस बातचीत से इन कानूनी प्रावधानों के पीछे की सोच और उनके महत्व को समझने में मदद मिली होगी।